हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट कुछ जो 14 जनवरी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जो मतलब तार्किक शक्ति पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं जो लोगों के द्वारा बताए गए हैं, उसी के जो प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से समझेंगे और उसके बाद ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक बुक से लिए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इसके आंसर्स थोड़े रफ कर दिए हैं। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के द्वारा इस सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तब तक आंसर करने में दिक्कत होगी हम लोगों को। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का कहना ये है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा, किसकी बात की गई है यहाँ पर? प्रगतिशील शिक्षा की बात की गई। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण, जो सोशलाइजेशन है, जिस प्रकार से किया जाता है उसकी अपेक्षा की जाती है। बच्चों से क्या अपेक्षा की जाती है? कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। सेकंड पॉइंट है सेकंड ऑप्शन है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह तथा सामाजिक कौशल सीख सकें। क्वेश्चन ये सही हो सकता है। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। नहीं, ऐसा सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। तो सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो समाज में गलत को गलत, सही को सही करने की क्या करना चाहिए, उसमें बच्चों के अंदर क्षमता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह तथा सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है? अब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन पर पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टि उद्गम। तो हम लोग जानते हैं वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो पारस्परिक अनुकूलन पे पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती हैं कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट्स जो हैं का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण की ओर संकेत दे रही है? अर्थात असाइनमेंट, वो जो शिक्षिका हैं उन्होंने असाइनमेंट दिया है और प्रत्येक बच्चों से क्या कहा है? अपना अपना असाइनमेंट, सीधी भाषा में अपना असाइनमेंट करिए। तो ये जो कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के सिद्धांत के किसमें आधारित है? तो किस पर आधारित है? पहला पॉइंट है औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। दूसरा है सामाजिक संविदा, दंड परिवर्जन या व्यक्तित्व और विनियमन। व्यक्तित्व और विनियमन तो हो नहीं सकता, दंड परिवर्जन भी नहीं। सामाजिक संविदा और कानून व्यवस्था। कानून और औपचारिक चरण, औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। 14 वर्षीय देविका है जो अपने अंदर पृथक स्वनियंत्रित मतलब अपने अंदर क्या करने की कोशिश कर रही है कि अपने अंदर मतलब स्व व्यक्तित्व मतलब उनके व्यक्तित्व की भावना है, जो अपने इमोशंस को अपने जो गुस्से वगैरह को, जो भी ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। उसी की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही हैं। क्या कर रही हैं? नियमों के प्रति घृणा? नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अखंडपन या परिपक्वता।
तो इसका हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब अपने अंदर की जो भावनाओं होती हैं, स्वायत्तता का मतलब ये होता है अपने अंदर के छिपे हुए सभी प्रकार की भावनाओं या चीज़ों को निखारने को ही स्वायत्तता कहते हैं, अपने अंदर झांकना और समझना अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई के अनुसार समुचित है। जॉन डुई ने क्या कहा था कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होगा। सेकंड नंबर, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। थर्ड नंबर है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। और 4th नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में 4th नंबर ऑप्शन, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये जॉन डुई के सिद्धांत के अनुसार है या अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। भाषा अवबोधन मतलब होता है कि बोलना, मतलब किसी भाषा को क्या करना, स्पीकिंग के दौरान दिक्कत होना, उसी को क्या बोलते हैं, भाषा अवबोधन बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सा विकार है, तो चलाघात तो हो नहीं सकता, मतलब एक तरह से मोटर विकार होता है ये। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया तो बिल्कुल नहीं है। वाक संबद्ध रोग, तो क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा, भाषाघात। अफ्रेसिया क्या हो जाएगा, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं करता है, संबंधित नहीं है, अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है, यह शोधाधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, नहीं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो आंसर नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये बहुविध सिद्धांत, जो बहुविध सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुविध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ये तो हमारा बिल्कुल नहीं माना जा सकता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि क्या है, ऐसा क्या है जो नहीं माना जा सकता है। तो अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, तो यहाँ पर संभव है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो नहीं है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, ताकि विद्यालय आधारित आकलन है जो प्रारब्ध किया गया था, किस लिए किया गया था, तो राष्ट्र में विद्यालय शिक्षण संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन किसकी बात हो रही है यहाँ पर, विद्यालय आधारित आकलन की बात हो रही है। तो राष्ट्र में विद्यालय शिक्षक संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, यहीं पर सही दिखाई दे रहा है, बी नंबर, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास में निश्चित किया जा सके। यही विद्यालय आधारित आकलन का मतलब, विद्यालय में जिस प्रकार का आकलन होता है, जिस प्रकार का इवैल्यूएशन होती है, तो उसका आकलन का यही अर्थ होता है कि जो सभी विद्यार्थियों में संपूर्ण विकास को क्या किया जा सके, निश्चित किया जा सके। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार समझ लेना है। सब क्वेश्चन समझ आने के बाद आंसर देने में आपको सरलता महसूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंध नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा एबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, या स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 11 का डी, जो बिल्कुल डिफ़र है, बाकी सब एक
एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बाकी ये जो है स्व आकलन को प्रतिमानित करना, कौशल को प्रतिमानित करना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन पिछले राज्य दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? यह पूछ रहा है विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ नहीं है। विशिष्ट क्षेत्र से कौन सा मिला हुआ नहीं है, यहाँ पर ये बात करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन या अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों या विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर विकास का उदाहरण क्या नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातक तनाव या न्यून अवधान सक्रिय विकास। यहाँ पर विकासात्मक विकार होता है, विकासात्मक विकार से उदाहरण नहीं है। जो विकासात्मक मतलब जो हमारे माइंड को डेवलप करने के लिए जो विकार है, तो वो इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें से विरोध इस बात का करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑटिज्म मतलब आत्मविमोह, सेरिब्रल पैल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक या अटेंशन डिफिशिएंट सुपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, क्या हो जाएगा, पर अभिघात तनाव। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर अभिघात तनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो ये किससे संबंध है? विभेदीय अनुदेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विभेदीय अनुदेशन, जो तरह तरह के अलग अलग विभिन्न प्रकार के अनुदेशन से ही प्राप्त बहु आकलन तकनीकें और परिवर्तनीय तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी सामग्री का क्या है, ये स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या सुनिश्चित है? प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या सुनिश्चित यहाँ पर करना चाहिए? प्रतिभाशाली मतलब जिनका IQ जो है हायर IQ है, मतलब जिनकी लर्निंग अच्छी है, 140 प्लस जिनका IQ होता है, उन्हीं को प्रतिभाशाली छात्र बोलेंगे या प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता बोलेंगे। तो इनके लिए क्या सुनिश्चित करें? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं और बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण ही वे भी निम्न श्रेणी, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई हायर IQ वाला बच्चा भी काफ़ी सारी गलतियां कर देता है, तो उसी बारे में ये क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन हमें जानना चाहता है। तो विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन जो होता है वो किस पर केंद्रित होता है विद्यालयों में? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता क्या होती है? इस निस्सहायता का मतलब होता है बेबस विचार, हताश या विवशता, जिसके चलते क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? निस्सहायता बोलते हैं। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। इस वजह से होता है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय लेने से होता है, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, या अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कि अगर सीधी सी साइकोलॉजी का एक रूल है कि हम जो मानते हैं वही बन जाते हैं। तो जो भी इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है तो वो एक ना एक दिन आगे चल कर कमज़ोर ही बन जाता है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि हाँ, कि हो सकता है वो उस वक्त पे, उस मोमेंट पे, उस प्रेजेंट टाइम में कमज़ोर हो सकता है, पर वो कमज़ोर होता नहीं है। अगर ये मान लेगा कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो कमज़ोर बन जाएगा, और ये मान लेगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरे लिए भी आसान है। बस क्या होगा, थोड़ा सा एफ़र्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, बट वो उसके लिए भी क्या है, आसान है। तो कोशिश करने, सीधी सी बात है, कोशिश करने वालों की क्या होती है, कभी हार नहीं होती है। तो वही है कि निस्सहायता का कारण बच्चों में क्या बन जाता है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का व्यवहार हमें बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसे सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, जो भली बात शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनकी जीवन संबंध कठिनाइयों को वर्णन करें, या घर पे उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, क्योंकि बच्चा होगा वो अध्यापकों की संगत में या अध्यापकों के मार्गदर्शन में ही क्या करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को बताता है, समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पर क्या बाधित नहीं करता है। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। तो कौन सा है जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनसाइट या अंतर्दृष्टि होगा, ये बाधित नहीं कर सकता है समस्या समाधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ का पूर्ण पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? मतलब एक शिक्षिका है जो कि अपने बच्चों को क्या पाठ जो पूर्व पठ जो पहले पढ़ चुके हैं पाठ, उसी से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो शिक्षिका क्या कर रही हैं? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही हैं। थर्ड नंबर है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही हैं। या फोर्थ नंबर, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि किसी भी CDP हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, तो जो हम लोगों को क्वेश्चन वही लगाना है। जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो हम लोग ये देखते हैं कि किस क्वेश्चन में पॉजिटिविटी, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ये देखना है कि पॉजिटिविटी किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा है। तो जो पॉजिटिविटी होगी, जो बच्चों के पक्ष में जो क्वेश्चन होगा, जो आंसर होगा, तो वही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है ज़्यादातर। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी हैं, कहीं कहीं रेयरेस्ट केस होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन को समझने की हम लोग को आवश्यकता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरे बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। तो यहाँ पर विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। विकासात्मक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है कि यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर बी तनाव विलोपन क्या हो जाएगा? तनाव विलोपन। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, ये तथ्य निम्नलिखित में किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक, तनाव विलोपन नहीं होगा, संज्ञान भावना होगा। क्या होगा? संज्ञान भावना। हमारा फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हुए जिनकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति का एक दुर्घटना के आधार पर पक्षात अनुकूल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो यहाँ पर सबसे बेहतर क्या हो सकती है? यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छी संभावित परामर्श है। या ऑप्शन नंबर डी, इस कार्य में को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशीलता रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, गलत हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड नंबर है, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, ये हमारा बी नंबर ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है हमसे कौन सा कम प्रेरक करेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन को जल्दी पढ़ने की वजह से यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे खुद ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे कम प्रेरक क्या करेगा। तो सबसे कम जो प्रेरक करेगा वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करने तथा छात्रवृत्ति पा सकने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाएगा वो सबसे कम प्रेरक सिद्ध होगा। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चा अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? वृद्धि और विकास के लिए कौन जो है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत क्या पियाजे ने दिया है? नहीं, स्किनर नहीं, बंडूरा, नाम भी नहीं सुना, मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है? मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो के द्वारा यह सिद्धांत प्रकट किया गया है। बहुत ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अधिगम में सहायता कौन सा तत्व कर सकता प्रदान करेगा हमें? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। अधिगम हेतु सहायता तो नहीं दे सकता ये। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व विद्यार्थी कौन है? परिपक्व विद्यार्थी भाई किन्हें बोला जाता है? देखते हैं। इस बात को विश्वास करते हैं कि वे अध्ययन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं है। भावनाओं को कोई स्थान नहीं है, रॉन्ग। अपनी बौद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं आगे। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं या कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, या विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन, विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण
है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतित्वात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों को वह बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है या विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रयुक्तात्मकता को प्रभावित करती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ CDP के लगाए हुए हैं आज ट्राई किए थे कि और भी आगे आने वाली वीडियोस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपका जो बेस है वो मजबूत हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।